सड़क पर तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा था और फिजा में मिट्टी की सूंधी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन नाजिया ने के पास इस मौसम को महसूस करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को सीने से चिपकाए तेज तेज कदमों से चली जा रही थी, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंटरव्यू था। वो पिछले कई महीनों से नौकरी की तलाश में धक्के खा रही थी और आज मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी मिर्ज़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में उसे शॉर्ट लिस्ट किया गया था। नाजिया ने अपने इसरार पर अम्मी से पैसे लेकर ये सफ़ेद रंग का नया सूट खरीदा था ताकि वो इंटरव्यू में अच्छी और प्रोफेशनल लग सके। वो इसी सोच में गुम सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रही थी कि अचानक एक चमकती हुई काली लग्जरी गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी से उसके पास से गुजरी कि सड़क पर जमा सारा गदला और काला कीचड़ उड़ता हुआ सीधा उसके सफ़ेद लिबास पर आन गिरा। एक ही सेकंड में उसका पूरा नया जोड़ा स्याह धब्बों से भर चुका था। नाजिया सड़क के बीचों बीच जम कर रह गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो अपने कपड़ों को देखकर पूरी तरह तड़प उठी। इडियट, उल्लू के पट्टे, अंधे हो क्या? वो अपने पूरे गले से जोर से चीखी थी। वो जो कुछ फासले पर जाकर रुक गई थी, नाजिया ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक इंतहाई खूबसूरत सूटिड बूटिड और मगरूर चेहरा बाहर झांका। वो रूहान मिर्ज़ा था, जिसकी आंखों में दुनिया जहां का तकब्बुर भरा हुआ था। उसने नाजिया को ऊपर से नीचे तक नहायत हकारत से देखा और जेब से पर्स निकालकर चंद 1000 रुपये के नोट बाहर की तरफ फेंके, जो सीधे कीचड़ में जा गिरे। इससे नए कपड़े खरीद लेना लड़की, मेरा वक्त बहुत कीमती है और तुम्हारे इस सस्ते सूट की कीमत इन नोटों से ज़्यादा नहीं होगी, रूहान मिर्ज़ा ने अक्खड़ और मगरूर लहजे में कहा। और जैसे ही वो गाड़ी का शीशा ऊपर करने लगा, नाजिया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं किया और झुककर सड़क से गंदे कीचड़ का एक बड़ा लोथड़ा उठाया और पूरी ताकत से रूहान मिर्ज़ा के मुंह और उसके महंगे तरीन डिज़ाइनर कोट पर दे मारा। कीचड़ सीधा रूहान के गाल और सफ़ेद शर्ट पर लगा तो उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फट गईं। नाजिया ने अपने हाथ झाड़े और बिल्कुल उसी के मगरूर अंदाज में बोली, ये लो अपने कपड़े, ड्राई क्लीन करवा लेना, मुझे तुम्हारी खैरात की ज़रूरत नहीं। रूहान कुछ बोलने ही वाला था कि नाजिया ने उसे एक हकारत आमेज नज़र से देखा और वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ गई। रूहान मिर्ज़ा अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह सरेआम जलील हुआ था। इसका पूरा वजूद गुस्से की आग में सुलग रहा था। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और दिल में अहद किया कि वो इस लड़की को इसकी गुस्ताखी का मज़ा चखा कर रहेगा। दूसरी तरफ नाजिया जब मिर्ज़ा ग्रुप के शानदार ऑफिस पहुंची तो वहां का हंगामा देखकर उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। इंटरव्यू शुरू हो चुका था और तमाम उम्मीदवार एक से बढ़कर एक लिबास में मलबूस बैठे थे। नाजिया ने वॉशरूम जाकर अपने कपड़ों को पानी से साफ करने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन अब भी उसके सूट पर कीचड़ के पीले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। इसी असना में उसका नाम पुकारा गया। मिस नाजिया सिद्दीकी, आप अंदर जा सकती हैं। नाजिया ने उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ एक गहरा सांस लिया और अपनी फाइल मजबूती से थामे इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे के वस्त में एक शानदार लकड़ी की मेज़ सजी थी और उसके पीछे एक रोबदार चमड़े की घूमने वाली कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। नाजिया ने धीमे कदमों से चलते हुए अपनी फाइल मेज़ पर रखी और बोली, अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पर बैठे शख्स ने अपना रुख नाजिया की तरफ मोड़ा, नाजिया का पूरा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया। उसका सांस हलक में अटक गया, क्योंकि चेयरपर्सन की सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही सूटेड बूटेड शख्स रूहान मिर्ज़ा बैठा हुआ था, जिसका कोट तो उस वक्त बदला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों का वही पुराना गुस्सा और गुरूर अब भी कायम था। रूहान ने एक मकाराना और शैतानी मुस्कुराहट के साथ नाजिया की फाइल को अपनी उंगलियों से छुआ और नहायत सर्द आवाज़ में बोला, मिस नाजिया सिद्दीकी, मेरे घर में कपड़े धोने वाली नहीं है। इस जॉब के लिए आप बिल्कुल बेस्ट हैं, तो कल से मेरे घर आ जाइएगा। नाजिया का दिल ज़ोर से धड़का और उसके अंदर का खुददार इंसान जाग उठा। उसने अपनी फाइल वापस उठाई और रूहान की आंखों में आंखें डालकर करारी आवाज़ में बोली, मैं कपड़ों की धुलाई के अलावा बंदे भी बहुत अच्छे से धोती हूँ मिस्टर रूहान मिर्ज़ा, याद रखिएगा। और ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। गया इंटरव्यू रूम के भारी शीशे वाले दरवाजे को पूरे जोर से बंद करके नाजिया जब बाहर निकली तो उसके दिल की धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। गुस्से और तौहीन की एक तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ रही थी। वो राहदारी में खड़े लोगों की परवाह किए बगैर तेज़ तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के शीशे में
से अपना वही कीचड़ ज़दा सफ़ेद सूट नज़र आया, जिस पर अब रूहान मिर्ज़ा के लफ्ज़ों की गलाज़त जम चुकी थी। बदतमीज़, मग़रूर इंसान खुद को खुदा समझता है। पैसे के बलबूते पर नाजिया ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची और लिफ्ट का बटन बार बार दबाने लगी, जैसे वो सारा गुस्सा इसी बटन पर निकालना चाहती हो। दूसरी तरफ इंटरव्यू रूम में रूहान मिर्ज़ा अकेला बैठा इस दरवाजे को घूर रहा था जहाँ से नाजिया अभी अभी से धमकी देकर निकली थी। उसके कानों में अब भी नाजिया के वो आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे कि मैं कपड़ों की धुलाई के अलावा बंदे भी बहुत अच्छे धोती हूँ। रूहान ने अपने सामने पड़ी पेंसिल को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी नोक एक झटके से टूट गई। उसने फ़ौरन अपने पीए को इंटरकॉम पर बुलाया और नहायत सर्द लहजे में हुक्म दिया, इस लड़की नाजिया सिद्दीकी की फ़ाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। अगले 5 मिनट में मुझे इसका पूरा कच्चा चट्टा चाहिए। रूहान मिर्ज़ा का हुक्म कानून की हैसियत रखता था, इसलिए चंद ही मिनटों में नाजिया सिद्दीकी का बायोडाटा उसके सामने मेज़ पर मौजूद था। रूहान ने फ़ाइल खोली। उसकी नज़र नाजिया के मिडिल क्लास बैकग्राउंड पर जम गई। एक आम सा घराना, सरकारी मुलाजिम वालिद जो अब रिटायर हो चुके थे और एक छोटा भाई जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। रूहान के लबों पर एक मुकराना मुस्कुराहट भरी, तो ये है तुम्हारी औकात मिस नाजिया सिद्दीकी, अब देखता हूँ तुम्हारी ये अकड़ कितने दिन चलती है। वो फाइल बंद करते हुए दिल में बोला। नाजिया जब अपने छोटे खस्ता हाल घर पहुंची तो उसकी माँ सहन में झाड़ू लगा रही थी। नाजिया के कपड़ों की हालत देखकर परेशान हो गई और झाड़ू एक तरफ रखकर उसके करीब आई। नाजिया बेटी, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ और इंटरव्यू का क्या बना? नाजिया ने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट सजाई और बोली, अम्मी कुछ नहीं, वो बस सड़क पर एक गाड़ी वाले की वजह से कीचड़ गिर गया था और इंटरव्यू, बस वो कंपनी अच्छी नहीं थी, मैंने खुद ही नौकरी करने से मना कर दिया। माँ ने एक ठंडी आह भरी और नाजिया के सर पर हाथ रख कर बोली, कोई बात नहीं बेटी, अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा नसीब खुल ही जाएगा। नाजिया अपने कमरे में चली गई और बेड पर गिर कर रोने लगी। वो अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। वालिद की पेंशन इतनी कम थी कि बमुश्किल घर का राशन पूरा होता था और अब उसके छोटे भाई आसिम की कॉलेज की फ़ीस भी देनी थी। वो इसी परेशानी में गुम थी कि अचानक बाहर गली से शोर शराबे और लोगों की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। नाजिया घबरा कर कमरे से बाहर भागी तो सामने का मंजर देखकर उसका खून जम गया। गली में लोगों का हजूम था और बीच में उसका छोटा भाई आसिम खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसे किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और ड्राइवर मौका से फरार हो चुका था। नाजिया और उसकी माँ दीवाना वार आसिम की तरफ लपकीं। आसिम मेरी जान, आंखें खोलो। नाजिया ने रोते हुए अपने भाई का सर अपनी गोद में रखा, लेकिन आसिम बेहोश हो चुका था और उसके सर से तेज़ी से खून बह रहा था। पड़ोसियों की मदद से आसिम को फ़ौरन शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने उसे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आया तो उसके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने नाजिया और उसके बूढ़े वालिद को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, देखिए मरीज़ की हालत बहुत तशवीशनाक है, उसके सर पर गहरी चोट आई है, अब और फौरी ऑपरेशन ना किया गया तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। नाजिया के वालिद ने कांपते हाथों से डॉक्टर को का हाथ पकड़ा और बोले, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। डॉक्टर ने एक पर्चा उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, ऑपरेशन का खर्चा और अद्वियात कर मिलाकर 5.5 लाख रुपए बनते हैं। आप लोग फ़ौरन ये रकम हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा करवाएं ताकि हम सर्जरी शुरू कर सकें। 5.5 लाख की रकम सुनते ही नाजिया के वालिद पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इतनी बड़ी रकम इनके पास तो क्या, इनके पूरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं थी। नाजिया ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन मिलाई, गिड़गिड़ाई, माफ़िया मांगी, मदद की भीख मांगी, लेकिन हर तरफ से सिर्फ इनकार या हीले बहाने ही सुनने को मिले। वक्त तेज़ी से गुजरा जा रहा था और आसिम की ज़िंदगी की डोर कमज़ोर होती जा रही थी। नाजिया हॉस्पिटल के फर्श पर बैठकर घुटनों में सर दिए रो रही थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। नाजिया ने लरजते हाथों से फ़ोन अनलॉक किया तो मैसेज पढ़कर उसका पूरा वजूद कांप उठा। मैसेज में लिखा था, अगर भाई की जान प्यारी है मिस नाजिया तो इस वक्त मिर्ज़ा हाउस पहुँचो, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी की चाबी मेरे पास है। नीचे रूहान मिर्ज़ा का नाम लिखा था। नाजिया ने स्क्रीन को घूर कर देखा। उसका ज़मीर उसे इस मग़रूर इंसान के सामने झुकने से रोक रहा था,
लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी उसकी रोती हुई माँ और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ उसका भाई था। नाजिया ने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला करते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि अब उसकी खुददारी पर उसके भाई की ज़िंदगी भारी पड़ चुकी थी। जैसे ही मिर्ज़ा हाउस के आलीशान और दो हैकल लोहे के गेट के सामने रुकी तो नाजिया का दिल पूरी तरह पसलियों से टकराने लगा। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि किलानुमा एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसके वसी और अरीस लॉन में कीमती पौधे और चमकती रोशनियाँ लगी थीं। नाजिया ने लरजते हाथों से टैक्सी वाले को किराया दिया और भारी कदमों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की गहरी नज़रों के हिसार में होती हुई पोर्च की तरफ बढ़ी। पोर्च में वही काली चमकती हुई लग्जरी गाड़ी खड़ी थी जिसके कीचड़ ने आज नाजिया की ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। नाजिया ने अपने दुपट्टे को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और नौकर के पीछे चलती हुई बंगले के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर किसी महल जैसा था। ऊंची छतें, बेशकीमत फानूस और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ बेतहाशा पैसा बहता है। नौकर ने से एक बहुत बड़े और पुरसकून स्टडी रूम के सामने खड़ा किया और धीमी आवाज़ में बोला, साहब अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नाजिया ने गहरा सांस लिया, अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर उसे धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में धीमी पीली रोशनी फैली हुई थी और रोहान मिर्ज़ा आरामदाह चमड़े की कुर्सी पर बैठा एक हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े निहायत सुकून से फाइल का मुताला कर रहा था। नाजिया के अंदर आने पर भी उसने सर उठाकर नहीं देखा, जैसे वो उसे अपनी ताकत और उसकी औकात का एहसास दिला रहा हो। नाजिया तड़प कर उसकी मेज़ के करीब आई और मेज़ पर दोनों हाथ मारकर गुस्से और बेबसी से चिल्लाई, मिस्टर रोहान मिर्ज़ा, मेरा भाई हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और आप यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोहान ने निहायत इत्मीनान से कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और अपनी गहरी मगरूर आंखें नाजिया के चेहरे पर टिका दी। उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मिस नाजिया सिद्दीकी, इतनी जल्दी गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, अब तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मेरी शर्त पर आई हो। रोहान ने दराज से एक कागज़ निकाला और नाजिया की तरफ उछाल दिया। ये तुम्हारे भाई के ऑपरेशन का 5.5 लाख का चेक है। हॉस्पिटल को मैंने अलर्ट कर दिया, जैसे ही तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करोगी ये चेक फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नाजिया ने कांपते हाथों से कागज़ उठाया और उस पर लिखा मंसूदा पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक सख्त माहिदा था जिसके मुताबिक नाजिया को पूरे 6 महीने तक रोहान मिर्ज़ा के बंगले पर पर्सनल हाउस कीपर और नौकरानी के तौर पर काम करना था। वो नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकती थी और उसे रूहान की हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तामील करनी थी। नाजिया की आंखों में गुस्से के लाल डोरे उतर आए। ये सरासर ज़बरदस्ती है, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। रूहान अपनी सीट से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नाजिया के बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। उसका रौब, उसकी कामत नाजिया को अपने नीचे दबाती हुई महसूस हुई। उसने झुककर नाजिया के कान के पास धीमी और कांटदार आवाज़ में कहा, मजबूरी तुम्हारी है मिस नाजिया, मेरी नहीं। और वक्त तेज़ी से निकल रहा है। हर गुजरते मिनट के साथ तुम्हारे भाई की सांसें कम हो रही हैं। फैसला तुम्हारा है, अपनी आना प्यारी है या भाई की जान। नाजिया ने तड़प कर रूहान को देखा। उसका दिल चाहा कि वो ये कागज़ फाड़ कर उसके मुंह पर मार दे, लेकिन हॉस्पिटल में तड़पते आसिम का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बंद आंखों से एक आंसू बहाया, कलम उठाया और हाथों से कागज़ के आखिर पर अपने दस्तखत कर दिए। रूहान के चेहरे पर एक फातिहाना मगरूर मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और बोला, हॉस्पिटल में पेमेंट क्लियर करो और ऑपरेशन शुरू कराओ। और फिर नाजिया की तरफ मुड़कर नहायत बेरहमी से बोला, मुबारक हो मिस नाजिया, अब तुम अगले 6 महीने के लिए रूहान मिर्ज़ा की कैदी हो। कल सुबह ठीक 6 बजे तुम्हारी ड्यूटी यहाँ शुरू हो जाएगी और याद रखना, देर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नाजिया ने चेक जारी होने के तस्दीक का मैसेज अपने फ़ोन पर देखा और बिना कुछ बोले सर झुकाए वहाँ से निकल गई। सुबह के ठीक 5:45 बजे, जब दुनिया भी नींद की आगोश में थी, नाजिया मिर्ज़ा हाउस के बड़े लोहे के गेट के बाहर खड़ी थी। रात भर वो हॉस्पिटल में आसिम के सराहने बैठी रही थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया था और उसकी जान बच गई थी, मगर इस जान की जो कीमत नाजिया को चुकानी पड़ती, उसका पहला दिन आज से शुरू हो रहा था।
اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسوؤں کو زبردستی اندر دھکیلا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں اس بڑے بنگلے کا سکون کسی قبرستان کی طرح لگ رہا تھا جہاں صرف دولت کی بو تھی۔ وہ جیسی کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہاں پہلے سے موجود بوڑھے باورچی حلیم چاچا نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی کوئی عام نوکرانی نہیں ہے بلکہ حالات کی ماری ہوئی ایک معزز اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ بیٹی گھبراؤ مت، دادی جان ابھی جاگنے والی ہیں، تم سب سے پہلے ان کے لیے لیمن ٹی تیار کر لو، وہ بہت شفیق خاتون ہے، حلیم چاچا نے دھیمی آواز میں رہنمائی کی۔ ناجیہ نے سر اٹھا کر جی بول دیا، اور جب ناجیہ نے دادی جان کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکیلا تو اس نے دیکھا کہ انتہائی باوقار سفید بالوں والی ضعیف خاتون چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ناجیہ خاموشی سے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، ان کی نظر ناجیہ پر پڑی۔ اس کے سیدھے سادے حلیے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں کی سچائی نے دادی جان کے دل پر پہلا ہی اثر بہت گہرا چھوڑا۔ آ جاؤ بیٹی، تم ہی ناجیہ ہو نا؟ روحان نے بتایا تھا کہ آج سے تم میری دیکھ بھال کرو گی۔ دادی جان نے ایک انتہائی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ ناجیہ نے آگے بڑھ کر چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور ناجیہ تمیز سے بولی، جی دادی جان، میں ہی ناجیہ ہوں۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس اٹھایا۔ اس کا نرم ہاتھ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ ہاتھ محنت مزدوری کے عادی نہیں ہے۔ روحان کا مزاج تھوڑا سخت ہے بیٹی، مگر دل کا برا نہیں ہے، تم بس اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ دادی جان کی اس بات پر ناجیہ نے اندر ہی اندر ایک طرح ہنسی کہ جو شخص اس کی مجبوری کا سودا کرے وہ دل کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ دادی جان سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک باہر راہداری سے روحان کی روبدار اور اکھڑ آواز گونجی، ناجیہ، میری بلیک کافی ابھی تک میرے کمرے میں کیوں نہیں پہنچی؟ دادی جان نے مسکرا کر ناجیہ کو اشارہ کیا اور ناجیہ ایک گہرا سانس لے کر شیر کی کھچار کی طرف چل پڑی۔ روحان مرزا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنے کڑک نیلے رنگ کے سوٹ میں تیار کھڑا شیشے کے سامنے اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ ناجیہ جیسی کافی کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی، روحان نے شیشے کے عکس میں اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا تکبر اور فاتحانہ چمک تھی۔ پورے 10 منٹ لیٹ ہو مس ناجیہ، یاد رکھو یہاں اب تمہارا کوئی نخرہ نہیں چلے گا، روحان نے مڑ کر نہایت سرد لہجے میں بولا۔ ناجیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، میں دادی جان کے کمرے میں تھی سر، اور جہاں تک نخروں کی بات ہے تو وہ امیر لوگ کرتے ہیں، ہم غریب تو بس فرض نبھانا جانتے ہیں۔ روحان کو اس کی یہ خاموش کاردار گفتگو بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور فوراً ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مگ زور سے میز پر پٹکا جس سے کچھ کافی باہر چھلک گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کافی میں شوگر کیوں ہے؟ کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ بلیک کافی بغیر چینی کی ہوتی ہے؟ اب جاؤ اس پورے بیڈ روم کی ڈسٹنگ کرو اور میرے جوتے پالش کرو۔ روحان نے جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانے کے لیے ایک نیا کام بتا دیا۔ ناجیہ کا خون ابل پڑا مگر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پایا۔ وہ جھکی، صفائی کا کپڑا اٹھایا، نہایت سلیقے سے اس کے کمرے کی چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ روحان بیڈ پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا مگر اس کی نظریں مسلسل ناجیہ پر تھیں جو بغیر کسی نخرے کے اپنا کام کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی خودداری اب بھی برقرار تھی۔ جب ناجیہ اس کے جوتے اٹھانے کے لیے جھکی تو روحان نے اکڑ انداز میں اپنا پیر آگے بڑھایا جیسے وہ چاہتا ہو کہ ناجیہ اس کے پیروں میں بیٹھے۔ ناجیہ نے ایک سیکنڈ کے لیے روحان کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس نے جوتا اٹھایا اور اتنے زور سے پالش کرنا شروع کیا جیسے وہ جوتا نہیں بلکہ روحان کا غرور رگڑ رہی ہو۔ کام ختم کر کے وہ کھڑی ہوئی اور بولی، آپ کے جوتے چمک گئے ہیں سر۔ باہر سے چمکدار، اندر سے بالکل خالی اور بے رونق۔ یہ سنتے ہی روحان اخبار پھینک کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے اس کے قریب آیا، لیکن ناجیہ بغیر ڈرے وہیں کھڑی رہی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ اور سسپنس پھیل گیا۔ روحان مرزا کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کو جھکانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا۔ روحان مرزا کے کمرے سے باہر نکل کر ناجیہ نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی غصے سے کانپ رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ وہ سیدھی دادی جان کے کمرے میں آئی۔ دادی جان اس وقت بیڈ پر بیٹھی کوئی پرانی البم دیکھ رہی تھیں۔ ناجیہ کو دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر اپنے پاس بلایا، آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو۔ دادی کے اس شفیق لہجے نے ناجیہ کے اندر کے طوفان کو ایک دم شانت کر دیا۔ ناجیہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور دادی جان کے کہنے پر انہیں ان کے وقتوں کی کہانیاں سننے لگی۔ دادی جان کو باتیں کرنے کے لیے ایک مخلص ہمدرد مل گیا تھا۔ ناجیہ کو اس بڑے اور پرائے گھر میں ماں جیسا سکون مل رہا تھا۔ اسی دوران دوپہر ہو گئی۔ ناجیہ نے کچن میں جا کر حلیم چاچا کی مدد سے بہت ہی لذیذ دیسی کھانا تیار کیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت جب روحان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو اس کا موڈ اب بھی اکھڑ تھا کیونکہ صبح کمرے میں ناجیہ نے اسے جو کرارا جواب دیا تھا وہ اس کے دماغ سے نکل نہیں رہا تھا۔
जैसी कुर्सी पर बैठा नाजिया सालन की डिश लेकर आई और नहायत तमीज़ से उसके सामने रखी। रूहान ने सालन का पहला नवाला मुंह में रखा और देसी मसालों और मोहब्बत से बने इस खाने का जायका उसके हलक से नीचे उतरते ही उससे अंदर तक भाग गया। वो इतने बड़े होटलों का खाना खाता था, मगर इस खाने में जो देसी और घरेलू जायका था वो लाजवाब था। लेकिन अपना रौब कायम रखने के लिए उसने चेहरे पर नागवारी सजाई और बोला, नमक तेज़ है इसमें। दादी जान ने फ़ौरन लुकमा लिया और बोली, रूहान बेटा, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। नाजिया ने बहुत दिल से बनाया है, तुम बिला वजह नखरे मत करो। रूहान ने एक चोर नज़र नाजिया पर डाली, जो एक कोने में खड़ी धीमी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। रूहान को पहली बार इस घर की वीरानी में एक अजीब सी रौनक महसूस हो रही थी, मगर इसका गुरूर अब भी इसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार था, जो इसे सच तस्लीम करने से रोक रहा था। अगली सुबह जब नाजिया लाउंज की सफाई कर रही थी तो बाहर एक चमकती हुई स्पोर्ट्स कार आ रुकी। कार से एक इंतहाई हैंडसम, खुशमिजाज और सुलझे हुए हुलिये का नौजवान उतरा। ये अरमगान था, जो रूहान का सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। अरमगान जैसी लाउंज का बड़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने सफाई करती नाजिया पर पड़ी। नाजिया ने सादगी से सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसके चेहरे की मासूमियत और वक़ार अरमगान को पहली नज़र में अपनी तरफ खींच गया। अरमगान ने मुस्कुराकर पूछा, हेलो, क्या रूहान घर पर है? नाजिया ने नहायत शाइस्तगी और आसान उर्दू में जवाब दिया, जी वो ऊपर अपने कमरे में है, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। अरमगान इसके बोलने के सलीके और खूबसूरत अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। वो सोफ़े पर बैठते हुए मुसलसल नाजिया को देख रहा था, जो सोफ़े की साइड टेबल सेट कर रही थी। इसी दौरान रूहान सीढ़ियाँ उतरते आया। उसने जैसी अरमगान की नज़रें नाजिया पर महफूज देखी तो रूहान के अंदर अरमगान खड़ा हुआ, रूहान से गले मिलते हुए बोला, यार रूहान, तुम्हारे घर में ये नहीं है, उसकी तो कौन है? चलता हुआ अरमगान के पास आया कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरमगान की बात सुनते ही रूहान के माथे का बल बढ़ के उसने नाजिया को देखा, कड़कदार आवाज़ में बोला, नाजिया तुम किचन में जाओ और हमारे लिए कॉफ़ी बनाओ। नाजिया खामोशी से किचन की तरफ चली गई, मगर रूहान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो अरमगान की तरफ मुड़ा और नहायत सख्त लहजे में बोला, वो सिर्फ एक मामूली नौकरानी है अरमगान, इस पर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अरमगान ने हैरत से अपने दोस्त को देखा और मुस्कुराकर बोला, नौकरानी? यार, उसके चेहरे का वक़ार तो किसी शहज़ादी जैसा है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ के ज़्यादा दिन रहेगी। अरमगान की बात रूहान के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि नाजिया सिर्फ उसकी नौकरानी नहीं है, बल्कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो किसी और के साथ शेयर तो क्या, किसी और को देखने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। अरमगान के जाने के बाद वो भी रूहान के दिल में सुलगती हसद की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो लाउंज में गुस्से से चक्कर काट रहा था कि अचानक बाहर पोर्च में एक और गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। इस बार गाड़ी से उतरने वाली शख्सियत कोई आम नहीं थी, वो रूहान की कज़न रमला, जो अपने तेज़ फैशन, मगरूर लहजे और ऊंची हील की टक टक करती हुई अंदर दाखिल हुई। रमला का मकसद शुरू ही से वाज़ेह था। वो रूहान की बेपनाह दौलत और आलीशान बंगले की मालकिन बनने की ख्वाब देख रही थी। वो जैसी लाउंज में दाखिल हुई, उसकी नज़र सोफ़े पर पास खड़ी नाजिया पर पड़ी, जो हाथ में डस्टर पकड़े खामोशी से अपना काम कर रही थी। रमला ने हकारत से नाक चढ़ाई और रूहान के करीब आकर बोली, ओ माय गॉड रूहान, ये तुमने घर में किस किस्म के पेंडू और मिडिल क्लास लोग भर लिए हैं, इसे तो बात करने का ढंग भी नहीं मालूम होगा। रमला ने जानबूझकर नाजिया को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में तंज किया। नाजिया ने जहरीली बात पर अपने हाथ रोक लिए और पलटकर रमला को देखा। उसकी खुददार आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। रूहान ने रमला की इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो खामोशी से ये देखना चाहता था कि नाजिया अब क्या करती है। रमला ने आगे बढ़कर अपना पर्स मेज़ पर फेंका और नाजिया को हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, ए लड़की, जाओ और मेरे लिए लेमन जूस बना लेकर आओ, और हाँ, चीनी बिल्कुल कम होनी चाहिए, वरना मैं पीने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। नाजिया के लबों पर एक पुरसुकून लेकिन इंतहाई काटदार मुस्कुराहट उभरी। उसने रमला की तरफ देखा और धीमे मगर वाज़ेह लहजे में बोली, जी बाजी, जूस तो मैं ले आऊँगी, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ कीचड़ फेंकने की तारीख बहुत पुरानी है। कोई चीज़ मुँह पर मारने से पहले सोच लीजिएगा, ये कहीं जवाब में कुछ और मुँह पर ना लगे। ये सुनते ही रमला का मुँह गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, रूहान देखो इस नौकरानी की ज़ुबान, ये मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। रूहान जो एक कोने में खड़ा था, नाजिया की इस कड़क हाजिर जवाबी पर अंदर ही अंदर अरमगान की बात याद कर रहा था कि इसका वक़ार किसी शहज़ादी जैसा है, मगर उसने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए नाजिया को किचन में जाने का इशारा किया। लेकिन रमला के दिल में नाजिया के खिलाफ नफरत का पहला बीज बोया जा चुका था, और वो दादी जान की गिरती हुई सेहत का फ़ायदा उठाने के लिए अपना खुफिया प्लान को तेज़ करने वाली थी कि गली
अगली शाम जब रूहान ऑफिस से थका हारा वापस आया तो घर का माहौल इतने दिनों बाद फिर से बदला हुआ और बोझिल महसूस हो रहा था। रमला दादी जान के कमरे के पास खड़ी रूहान का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही रूहान सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, रमला ने उसे रोककर धीमी और झूठी हमदर्दी वाली आवाज़ में बोली, रूहान, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो नई नौकरानी नाजिया है, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। आज मैंने इसे दादी जान के कमरे में अलमारी के पास मशकूक तरीके से खड़े देखा। खुदा जाने इसके इरादे क्या हैं। ऐसी लोअर क्लास लड़कियां तो दौलत देकर कुछ भी कर सकती हैं। रूहान के माथे पर गुस्से की लकीरें ऊपर आईं। उसे नाजिया पर शक तो नहीं था, लेकिन अपने लाशऊर में अरमान की तारीफ और नाजिया की अकड़ अब भी उसके दिल में काटने की तरह चुभ रही थी। उसने बिना कुछ बोले कदम आगे बढ़ाए और सीधा दादी जान के कमरे की तरफ गया। कमरे में दादी जान बेड पर लेटी थी और नाजिया नहायत नरमी से उनके सर की मालिश कर रही थी। दादी जान के चेहरे पर एक पुरसुकून इत्मीनान था जो सिर्फ नाजिया की मौजूदगी में उन्हें मिलता था। रूहान ने जैसे ही मंजर देखा, उसका गुस्सा एक पल के लिए पिघला, मगर अमला की कई बातें उसके दिमाग में घूम गईं। उसने कड़कदार आवाज़ में कहा, नाजिया, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नाजिया ने दादी के सरहाने से हाथ हटाया, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, बगैर किसी खौफ के रूहान के पीछे राहदारी में आ गई। रूहान ने दीवार का सहारा लिया। उसकी गहरी आंखें नाजिया के चेहरे पर गड़ गईं और वो सख्त लहजे में बोला, नाजिया, याद रखो, तुम यहाँ सिर्फ एक काम मुलाजमा हो। दादी जान की खिदमत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, लेकिन घर के मामलात या दूसरी चीज़ों पर नज़र रखना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी कोई भी हरकत मशकूक लगी तो मैं तुम्हें इस मायदे से पहले ही जेल भिजवा दूंगा। नाजिया ने रूहान की इस तल्ख बात पर अपने दिल पर एक और चोट महसूस की, मगर उसने अपनी नज़र झुकाने की बजाय रूहान की आंखों में आंखें डाली और नहायत और मान और करारी आवाज़ में बोली, मिस्टर रूहान मिर्ज़ा, आपने पैसे के बलबूते पर मेरा वक्त ख़रीदा है, मेरी मजबूरी ख़रीदी है, लेकिन मेरी खुददारी और मेरा ज़मीर आज भी आज़ाद है। मैं यहाँ दादी जान की खिदमत इसलिए नहीं करती कि मेरे मुआहदे में लिखा है, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी सच्ची बेटी की तरह प्यार देती हैं। और जहाँ तक शक की बात है, तो शक हमेशा कमज़ोर दिल के लोग करते हैं। सच्चे इंसानों को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। नाजिया के अल्फाज रूहान के दिल को बुरी तरह हिला गए। वो लाजवाब खड़ा नाजिया को किचन की तरफ जाते देखता रहा और जो रमला दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी, अब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगला कदम दादी की बिगड़ती सेहत और जहर का वो घिनौना खेल है जो इस घर के सारे सुकून को बर्बाद करने वाला था। रमला की जहर आलूद बातों और रूहान के शक ने घर की फ़िज़ा को मज़ीद बोझिल कर दिया था, मगर नाजिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ की तरह दादी जान की देखभाल में मुखलिस थी। इसी दौरान दादी जान की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो जो कल तक हंस बोल रही थी, अब हर वक्त बेड पर निढाल पड़ी रहती और उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने मुआयना किया, कुछ दवाइयाँ बदल दी, मगर दादी जान की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। रूहान इस सूरत हाल से शदीद परेशान था। उसका अपनी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था और उनकी हालत देखकर उसका सारा गुरूर और जैसे ख़त्म हो चुका था, हवा हो चुका था। वो दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उसका दिल घर में ही अटका रहता। एक शाम रूहान ऑफिस से वापस जल्दी घर आया और सीधा दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि नाजिया दादी जान के सामने बैठी रो रही थी, उनके पाँव दबा रही थी। दादी जान ने खफीफ आवाज़ में कहा, नाजिया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी ज़िंदगी तो अब इतनी ही थी, बस मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरे आखिरी वक्त में तुम जैसी मुखलिस बेटी मिली। नाजिया ने तड़प कर दादी जान का हाथ चूमा और बोली, नहीं दादी जान, आप ऐसा मत कहें, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी देगा। आपके बगैर इस घर की रौनक ख़त्म हो जाएगी। दरवाजे के पीछे खड़ा रूहान ये मंजर देखकर अंदर तक हिल गया। जिस लड़की को नौकरानी समझकर जलील करता था, वो इसकी दादी से इस कदर सच्ची मोहब्बत करती थी। इसी दौरान रमला वहाँ एक गिलास में जूस लेकर दाखिल हुई और नाजिया को घूरते हुए बोली, चलो उठो यहाँ से नाजिया, दादी जान को जूस पीने दो। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी बहुत देख ली हमने। नाजिया खामोशी से उठकर बाहर चली गई, लेकिन उसकी तेज़ नज़रों ने नोट किया कि रमला का चेहरा उस वक्त अजीब सा घबराया हुआ था और दादी को वो जूस ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही थी। नाजिया के दिल में एक गहरा शक बैठा कि दादी जान की इस अचानक बिगड़ती सेहत के पीछे कोई ना कोई गहरा राज ज़रूर है। अगली सुबह नाजिया का शक यकीन में बदलने लगा। वो दादी जान के कमरे में सफाई के बहाने रमला की हरकत वो सकनात पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। दोपहर के वक्त जब रमला अपने कमरे से निकल कर किचन की तरफ गई, नाजिया दबी जुबान से उसके कमरे में दाखिल हो गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर वो पकड़ी जाती तो रूहान उसे कभी माफ़ ना करता, लेकिन दादी जान की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए उसने ये बड़ा रिस्क लिया। नाजिया ने रमला के ड्रेसिंग टेबल और तराजों को जल्दी जल्दी चेक किया, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो मायूस होकर मोड़ने लगी, उसका पाँव बेड के नीचे पड़े एक छोटे डस्टबिन से टकराया। नाजिया ने झुककर देखा तो वहाँ कचरे में एक छोटी बगैर नाम की शीशी पड़ी हुई थी, जिस पर खतरे का निशान बना था।
उसने फ़ौरन वो शीशी उठा ली और अपने दुपट्टे में छुपा ली। नाजिया वो शीशी लेकर अपने क्वार्टर में आई और इंटरनेट पर इस दवा का नाम और शक्ल सर्च की तो उसके होश उड़ गए। वो एक ऐसा धीमा जहर था जो इंसान के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमज़ोर कर देता है। वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बंदा बीमारी की वजह से मर रहा है। नाजिया के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। रमला जायदाद के लिए दादी जान की जान ले रही थी। नाजिया ने सोचा कि वो ये बात फ़ौरन रूहान को बताए, मगर उसे मालूम था कि रूहान अपने गुरूर में अंधा है। वो बिना किसी पक्के सबूत के रमला पर यकीन नहीं करेगा, नाजिया पर नहीं। रमला पर यकीन करेगा, नाजिया पर नहीं। नाजिया ने एक ज़बरदस्त और सस्पेंस से भरपूर प्लान बनाया। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि वो रमला को रंगे हाथों पकड़ सके। दादी जान के कमरे में गुलदान के अंदर खुफिया फ़ोन फिट करने के बाद नाजिया जब अपने क्वार्टर में लौटी तो उसका पूरा वजूद खौफ और सस्पेंस की एक अजीब सी कैफियत में लरस रहा था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो जानती थी कि अगर उसका ये प्लान नाकाम हो गया तो रूहान मिर्ज़ा उसे सड़क पर खड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन दादी जान की ज़िंदगी बचाने के लिए उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो रात भर बेचैन रही और जैसी अगली सुबह हुई वो रोज़ की तरह दादी जान के कमरे में पहुंची। दादी जान की हालत अब पहले से भी ज़्यादा निढाल थी। उनकी आंखें आधी खुली थीं और वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले रही थी। नाजिया ने चुपके से गुलदान की तरफ देखा। फ़ोन अपनी जगह बिल्कुल महफूज था। इसी दौरान रूहान भी फिक्रमंद चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने दादी का पीला चेहरा देखा तो उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। नाजिया अब खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो रूहान के करीब आई और धीमी मगर संजीदा आवाज़ में बोली, मिस्टर रूहान, दादी जान बीमार नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। इस घर के अंदर दादी जान को धीमा जहर दिया जा रहा है। नाजिया के अल्फाज इतने वज़नी थे कि पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रूहान ने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ नाजिया को देखा और उसका चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने झटके से नाजिया का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर राहदारी में ले आया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मिस नाजिया सिद्दीकी इतनी बड़ी और घटिया बात ज़ुबान पर लाने की? तुम एक मामूली नौकरानी हो और मैंने तुम्हें दादी की जान की देखभाल के लिए रखा है, इस घर के लोगों पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं रखा। रूहान गुस्से से चलाते हुए बोला। उसकी गिरफ्त नाजिया के बाजू पर इतनी सख्त थी कि नाजिया को शदीद दर्द का एहसास हुआ, मगर नाजिया ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, बल्कि उसने अपनी खुददार आंखें रूहान की गुस्से से देखती आंखों में गाड़ दी और कड़क आवाज़ में बोली, अगर आपको अपने पैसे और अपने ख़ानदान पर इतना ही गुरूर है मिस्टर रूहान, तो अपनी आंखें खोलकर हकीकत को देखिए। शक करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन अगर आप में सच सुनने का हौसला नहीं है तो अपनी दादी की लाश उठाने के लिए तैयार हो जाइए। नाजिया की इस कड़कदार दिलाराना बात ने रूहान के अंदर तक एक ज़लज़ला मचा दिया। उसने झटके से नाजिया का बाजू छोड़ा। उसका दिमाग इस वक्त काम करना बंद हो चुका था। वो गुस्से और उलझन की दलदल में फंस चुका था। उसने नाजिया को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली नाजिया, तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद। और वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि नाजिया ने अपने बाजू को सहलाया और दिल में बोली कि अब सच सामने आने में ज़्यादा देर नहीं है रूहान। एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस में मौजूद था और घर पर सिर्फ दादी जान, नाजिया और रमला मौजूद थी। रमला को लगा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है दादी जान का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करने का, क्योंकि अब डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि दादी जान के पास चंद ही दिन बचे हैं। रमला किचन में गई और फिर उसने दादी जान के लिए सेब का ताज़ा जूस निकाला और फिर अपनी आस्तीन से वही जहर की शीशी निकाली और उसके आखिरी चंद कतरे जूस के गिलास में मिला दिए। उसके चेहरे पर एक शैतानी और मकाराना मुस्कुराहट थी और गिलास लेकर दादी की जान के कमरे में दाखिल हुई। दादी जान, रमला ने आगे बढ़कर दादी को उठाने की कोशिश की और बोली, दादी जान उठिए, जूस पी लें, उससे आपको ताकत मिलेगी। दादी ने कमज़ोरी से अपना सर हिलाया जैसे वो पीना नहीं चाहती थी, लेकिन रमला ज़बरदस्ती गिलास उनके होंठों से लगाने लगी। इसी लम्हे नाजिया जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी, वो एकदम तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने पूरी ताकत से रमला का हाथ झटक दिया। जूस का गिलास फर्श पर गिरा और कीमती कालीन पर पीला दाग फैल गया। रमला इस अचानक हमले पर हक्का बक्का रह गई और फिर उसने फ़ौरन पोज बदला और गुस्से से चीखी, तुम्हारी ये जुर्रत नौकरानी, तुमने मेरा हाथ झटका। नाजिया ने इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई। उसने रमला का हाथ पकड़ कर कहा, मैं सब जानती हूँ रमला बाजी कि आप इस जूस में क्या मिला रही थी। रमला का दिल एक पल के लिए ज़ोर से धड़का, लेकिन वो बहुत शातिर थी। उसने देखा कि मेज़ पर जहर की वो खाली शीशी पड़ी है जो उसने अभी इस्तेमाल की थी। रमला ने फुर्ती से वो शीशी उठाई, ज़बरदस्ती नाजिया के हाथ में थमा दी और खुद ऊंची आवाज़ में चिल्लाने और झूठे आंसू बहाने लगी, बचाओ, कोई है तो बचाओ। रूहान देखो, इस नौकरानी को, ये दादी जान को कुछ जहरीली दवा पिला रही थी। मैंने इसे रंगों हाथों पकड़ लिया है।
रमला के इस अचानक पंथेरे पर नाजिया दंग रह गई। रमला का शोर सुनकर हलीम चाचा घर के दूसरे मुलाजिम दौड़ते हुए कमरे में आए और ठीक इसी लम्हे रोहान मिर्ज़ा भी हनकता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मंजर ये था कि नाजिया के हाथ में जहर की खाली शीशी थी। फर्श पर जूस गिरा हुआ था। रमला रोते हुए नाजिया पर दादी को जहर देने का इल्ज़ाम लगा रही थी। रोहान ने जैसे ही ये सब देखा उसकी आंखें गुस्से से खून ख्वार हो गईं। उसने नाजिया की तरफ कदम बढ़ाए, कड़कदार आवाज़ में बोला, नाजिया, मैंने तुम पर भरोसा करने की गलती की। तुम्हारी ये औकात कि तुम मेरी दादी की जान लेना चाहती हो। रमला अंदर ही अंदर अपनी इस चीज़ पर मुस्कुरा रही थी और नाजिया का पूरा कैरियर और ज़िंदगी अब इस एक गलत फहमी की वजह से बर्बाद होने वाली थी। वहाँ रूहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसने नाजिया का हाथ झटक कर उसकी मुट्ठी से जहर की शीशी निकाली और उसे हवा में लहराते हुए चीखा, अब बोलो नाजिया, ये क्या है? तुम तो रमला पर इल्ज़ाम लगा रही थी ना, लेकिन यहाँ तो सबूत खुद तुम्हारे अपने हाथ से मिला है। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? रमला ने फ़ौरन रूहान का बाजू थामा और मजलूम बनते हुए बोली, रूहान, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये दादी जान के मुंह से गिलास लगा रही थी। अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो ये दादी को ख़त्म कर चुकी होती। इसे फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दो। हलीम चाचा और बाकी नौकर सर झुकाए खड़े थे और रूहान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल निकालने लगा, नाजिया के चेहरे पर खौफ के बजाय एक सर्द और एतमाद मुस्कुराहट उभर आई। नाजिया ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, रमला पर एक गहरी नज़र डाली और फिर सीधी दादी जान के बेड के पास लगे उस बड़े गुलदान की तरफ बढ़ी। रूहान और रमला हैरत से उसे देखने लगे। नाजिया ने गुलदान के घने फूलों के बीच हाथ डाला और वहाँ छुपा हुआ अपना पुराना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाल लिया, जिसकी स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। नाजिया ने फ़ोन का लॉक खोला और वीडियो को प्ले करके मुँह दिखाया। ये देखिए मिस्टर रूहान मिर्ज़ा, अपनी सच्ची और मासूम कज़न का असली चेहरा। नाजिया की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। रूहान ने जैसी वीडियो पर नज़र डाली, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रमला ने अपनी आस्तीन से शीशी निकाली, जूस में कतरे मिलाए, दादी जान को ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश की और ये भी साफ रिकॉर्ड हुआ था कि नाजिया ने अंदर आकर रमला का हाथ झटका। रमला ने ज़बरदस्ती वह शीशी नाजिया के हाथ में थमाई थी। रूहान का सर चकरा गया। उसने मोबाइल से नज़र हटाकर रमला को देखा, जो अब खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। रूहान, ये वीडियो झूठी है। ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। रमला ने हड़बड़ाकर सफाई देने की कोशिश की, मगर रूहान ने इतने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा कि वहाँ पड़ा लैंप नीचे जा गिरा। शट अप रमला! रूहान की धार से पूरा कमरा लर्ज़ उठा। उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और इंस्पेक्टर को कॉल मिला दी। इंस्पेक्टर, फ़ौरन मिर्ज़ा हाउस आओ। मेरी दादी को जहर देने की कोशिश की गई और मुझे मेरे सामने खड़ा है। चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई पहुंच में रुकी और लेडी पुलिस एहलकार रमला को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। रमला रोती और चिल्लाती रही, मगर रूहान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रमला का इंजाम हो चुका था, लेकिन अब बारी रूहान मिर्ज़ा की थी, जिसे अपने किए पर दुनिया की सबसे बड़ी निदामत का सामना करना था। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी। दादी जान को डॉक्टर ने आकर एंटीडोज दे दिया था ताकि वो अब उसको नींद सो रही थी। हलीम चाचा और बाकी नौकर भी बाहर जा चुके थे। रूहान मेज़ का सहारा लिए सर झुकाए खड़ा था। इसका वो सारा गुरूर, वो ख़ानदानी रोब और पैसे का तकब्बुर इस वक्त मिट्टी में मिल चुका था। उसे याद आ रहा था कि उसने किस तरह नाजिया को सड़क पर जलील किया था, उसे नौकरानी बनाकर अपने पैरों में बिठाने की कोशिश की थी और अभी चंद मिनट पहले उसने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, जबकि नाजिया ने अपनी जान और इज़्ज़त दांव पर लगाकर उसके घर और उसकी दादी की जान बचाई थी। नाजिया खामोशी से अपनी फाइल और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर जाने लगी। नाजिया, प्लीज़ रुको। रूहान की आवाज़ में पहली बार अक्कड़पन नहीं था, बल्कि एक शदीद किस्म का दर्द और पछतावा था। नाजिया के कदम वहीं रुक गए, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। रूहान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और नाजिया के सामने आकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। एक बिजनेस टाइकून, मिर्ज़ा ग्रुप का मालिक, इस वक्त एक मिडिल क्लास लड़की के सामने झुका हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर फर्श पर गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो नाजिया, मैं अंधा था। मैं अपने पैसे और गुरूर के नशे में इतनी बड़ी सच्चाई देख ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारी खुददारी को कुचला है। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रूहान ने कांपती आवाज़ में कहा। नाजिया ने नीचे झुककर रूहान को देखा। उसके दिल में रूहान के लिए इतने दिनों की जो नफ़रत थी, वो इस सच्चे पछतावे को देखकर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने दराज से वो नौकरी का मायदा कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो रूहान ने उससे ज़बरदस्ती साइन करवाया था। रूहान ने फ़ौरन वो कागजात नाजिया के हाथ से लिए और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ آج سے تم اس معاہدے سے آزاد ہو ناجیہ، تم کوئی نوکرانی نہیں ہو، روحان نے کہا۔ ناجیہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو سنبھالا، روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں نے دادی جان کی جان بچا کر اپنا فرض پورا کر دیا مسٹر روحان، معاہدہ ختم ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی اب ٹھیک ہے، اس لیے اب میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، میں کل صبح اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی روحان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا مگر اس کے پاس اسے روکنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ناجیہ کا بنگلہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ سن کر روحان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پوری رات اپنے کمرے میں بے چین گھومتا رہا۔ اسے پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ناجیہ صرف اس کی نوکرانی نہیں تھی بلکہ وہ اس گھر کی روح بن چکی تھی۔ اس کے بغیر یہ شاندار محل ایک بار پھر اندھیرا سنسان کھنڈر بننے والا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، ناجیہ اپنے چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے پیک کر کے نیچے لاؤنج میں آئی۔ دادی جان اس وقت وہیں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ زہر کا اثر ختم ہونے کے بعد ان کے چہرے پر تھوڑی رونق واپس آ گئی تھی مگر ناجیہ کو بیگ کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناجیہ بیٹی، کیا تم سچ مچ اپنی اس بوڑھی دادی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ مجھے پتہ ہے روحان نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے مگر اس گھر کو اور مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، دادی جان نے لرزتی آواز میں ناجیہ کے ہاتھ تھام کر کہا۔ ناجیہ نے جھک کر دادی جان کے آنسو پونچھے اور نہایت نرمی سے بولی، دادی جان، آپ نے مجھے جو پیار دیا ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی مگر اب آپ ٹھیک ہیں اور میرا معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے، میری عزت نفس مجھے اب یہاں ایک پل بھی رکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ روحان سیڑھیوں کے پاس کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا وہ سارا رعب اور تکبر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ناجیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ ناجیہ، پلیز مت جاؤ، اگر تم یہاں ایک ملازمہ کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتی تو مت رہو مگر اس گھر کو مت چھوڑو، روحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ناجیہ نے اپنے بیگ کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا اور روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مسٹر روحان، رشتوں میں جب تک برابری اور عزت نہ ہو وہاں رکنا فضول ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنے پیروں کی دھول سمجھا، آج آپ کو اب پچھتاوا ہے کیونکہ میں نے آپ کی دادی کی جان بچائی، لیکن اگر میں یہ نہ کرتی تو آج بھی آپ مجھے نوکرانی ہی سمجھتے، اس لیے میرا جانا ہی بہتر ہوگا۔ ناجیہ نے دادی جان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں الوداع کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے مرزا ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ روحان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی تھی۔ اس نے دادی جان کی طرف دیکھا جو مایوسی سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ روحان نے اپنے دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ناجیہ کو اس طرح اپنی زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ ناجیہ کو اپنے گھر واپس آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عاصم اب بالکل ٹھیک تھا اور گھر کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا تھا مگر ناجیہ کا دل اب بھی کہیں نہ کہیں مرزا ہاؤس کی ان گلیوں اور دادی جان کی شفیق باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کام کاج کرتی مگر اکثر کھوئی کھوئی رہتی۔ ایک شام جب پورا خاندان صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، اچانک گلی میں دو چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پڑوسی حیرت سے باہر جھانکنے لگے۔ ناجیہ کا دل زور سے دھڑکا جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے دادی جان بیساکھی کے سہارے اتریں اور ان کے پیچھے روحان مرزا نہایت سنجیدہ باوقار لباس میں ملبوس باہر نکلا۔ ناجیہ کے والد اور امی گھبرا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کر دادی جان کا استقبال کیا، انہیں عزت سے صحن میں بٹھا دیا۔ روحان خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا، اس کی نظریں مسلسل ناجیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دادی جان نے ناجیہ کے والد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نہایت محبت سے بولیں، بھائی صاحب، میں یہاں کوئی امیر خاتون بن کر نہیں آئی بلکہ ایک دادی بن کر اپنے پوتے روحان کے لیے آپ کی بیٹی ناجیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کی بیٹی نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرے اس بگڑے ہوئے اور مغرور پوتے کو بھی انسان بنایا ہے۔ میں ناجیہ کو اپنے گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اپنے دل اور اپنے پورے مرزا ہاؤس کی مالکن بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ناجیہ کے والد دنگ رہ گئے۔ انہوں نے روحان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے نہایت تمیز سے کھڑا تھا۔ والد نے کچن کی طرف دیکھا جہاں ناجیہ کھڑی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ لیکن اسی دوران روحان کے خاندان کے کچھ حاسد اور مغرور رشتہ دار جو دوسری گاڑی میں آئے تھے، وہ آگے بڑھے اور اونچی آواز میں بولے، روحان، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ایک نوکرانی اس خاندان کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ مرزا گروپ کے وارث نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی؟ ان کی بات سن کر ناجیہ کے والد کا چہرہ اتر گیا اور وہ خاموش ہو گئے مگر روحان مرزا اب وہ پرانا روحان نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے ان رشتہ داروں کی طرف دیکھا اور کڑک دار آواز میں بولا،
خبردار اگر کسی نے بھی ناجیہ کے خلاف ایک لفظ بھی بولا۔ ناجیہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کا وقار اور اس کا ضمیر ہماری ساری دولت سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس شادی سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس وقت میرے گھر اور میری زندگی سے باہر نکل سکتا ہے۔ مجھے صرف دادی جان کی دعا اور ناجیہ کا ساتھ چاہیے۔ روحان کے اس جرأت مندانہ اور کرارے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا۔ ناجیہ نے جب دروازے کے پیچھے سے روحان کا یہ بدلا ہوا روپ اور اپنے لیے پکا سٹینڈ دیکھا تو اس کے دل میں روحان کے لیے چھپی تمام شکایتیں ایک پل میں ختم ہو گئیں۔ اس کے والد نے روحان کی سچائی دیکھ کر مسکرا کر سر ہلا دیا اور روحان کے پکے سٹینڈ اور ناجیہ کے والد کی رضامندی کے بعد شادی کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے شروع ہوئیں کہ پورے محلے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ روحان نے واضح کر دیا تھا کہ شادی میں کوئی فضول نمائش یا غرور نہیں ہوگا، بلکہ ہر رسم سادگی اور سچی خوشی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ نکاح کا دن آیا تو مرزا ہاؤس کو سفید پھولوں اور دھیمی لگی روشنیوں سے کسی محل کی طرح سجا دیا گیا۔ ناجیہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا کلاسک روسی جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں پر گہری مہندی رچی تھی اور چہرے پر حیا کی لالی کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقار تھا جو ہمیشہ سے اس کی پہچان تھا۔ اس کی امی اور دادی سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے آ کر جیسے ہی مائک سنبھالا پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پہلے مولوی صاحب ناجیہ کے کمرے میں گئے اور نہایت احترام سے پوچھا، ناجیہ صدیقی بنت امجد صدیقی، کیا آپ کا نکاح روحان مرزا ابن سلیمان مرزا سے اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ ناجیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے روحان کے پچھتاوے، اس کی محبت اور اپنے لیے گئے سٹینڈ کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکے اور اس نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ بابرکت لفظ دہرانے کے بعد دستخط ہوئے اور پھر مولوی صاحب نے باہر لاؤنج میں آ کر روحان سے اجازت مانگی۔ روحان نے بنا ایک سیکنڈ کا انتظار کیے پوری محبت اور مان سے کہا، قبول ہے۔ مبارکبادی آوازوں سے پورا لاؤنج گونج اٹھا اور ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ نکاح کے بعد روحان دادی جان کا ہاتھ تھامے ناجیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناجیہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر ناجیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں، پھر ہنستے ہوئے روحان کو اشارہ کر کے باقی سب کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف روحان اور ناجیہ تھے اور ایک خوبصورت خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ روحان آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناجیہ کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ناجیہ کا سرخ گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر روحان کی آنکھیں محبت سے بھر گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت مخمل کا باکس نکالا جس میں موتیوں والے کلاسک گجرے اور ایک نازک ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ روحان نے نہایت پیار سے ناجیہ کے نازک ہاتھوں میں گجرے پہنائے، پھر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا ناجیہ کہ تم سچ مچ میری ہو چکی ہو۔ میں نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا لیکن سچی عزت، محبت اور برابری کا مطلب مجھے تم نے سکھایا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمر بھر تمہاری اس خودداری اور مسکراہٹ کی حفاظت کروں گا۔ روحان نے دل سے نکلے آسان اور سچے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ناجیہ نے شرماتے ہوئے اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھائیں اور روحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غرور کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف سچی محبت تھی۔ ناجیہ کے لبوں پر وہی پرانی کڑک اور شرارتی مسکراہٹ واپس آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ روحان کی گرفت سے ہلکے سے جھٹکا اور چہرے پر مصنوعی سختی لا کر بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مسٹر روحان مرزا، لیکن ایک بات کان کھول کر یاد رکھیے گا، میں اس گھر کی مالکن ضرور بنی ہوں، لیکن اگر آپ نے کبھی بھی دوبارہ اپنا وہ پرانا امیروں والا روپ دکھانے کی کوشش کی تو میں کپڑوں کے علاوہ بندے بھی بہت اچھے سے دھوتی ہوں۔ ناجیہ کی ایک کراری اور شرارتی بات سن کر روحان ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے دوبارہ ناجیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما